हेलो फ्रेंड्स एंड आई आंचल वेलकम यू ऑल ऑन बैंकिंग वाला। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़। एक डर है और एक प्रॉब्लम की सिचुएशन है जहाँ पर अक्सर लोगों को देखा गया है ये कहते हुए कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो हैं क्या उनके लिए इंग्लिश इतनी ज़रूरी है, क्या उनके लिए इंग्लिश इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि वो एग्ज़ाम क्वालिफाई ना कर पाएँ। और ये क्वेश्चन सिर्फ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि कई अच्छे कॉन्वेंट स्कूल के पढ़े हुए बच्चे भी यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंग्लिश को आपने पहले से ही इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी है कि इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट है। इंग्लिश सब्जेक्ट एग्जाम में आएगा तो मुझे ट्रबल करेगा ही करेगा। और ये इसलिए नहीं क्योंकि ये इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज को सीखने में हर आदमी को टाइम लगता है, ठीक है। तो अगर हम ये क्वेश्चन पूछे कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को ही क्या हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने का, इंग्लिश को प्रॉब्लम क्रिएट करने का मौका मिल रहा है? नहीं, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी तो सभी के लिए करेगी। इसके पीछे एक रीजन है। रीजन ये है कि इंग्लिश के पास कुछ अपना इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट इंग्लिश के क्वेश्चंस जो हैं, जैसे हमारा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, इसमें बहुत सारा कॉम्पोजिशन ऐसा होता है जो आपको समझकर सॉल्व करना होता है। सिमिलरली हमारा क्लोस्टिस्ट का क्वेश्चन है, ऐसे ही हमारा पैराजंबल का क्वेश्चन है ना। तो ये कुछ बेसिस बनाते हैं। आपका अगर रीडिंग एबिलिटी अच्छी नहीं हुई, आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते। वैसे ही अगर हम फिलर बेस्ड क्वेश्चन की बात करें या फिर हम कह लें वर्ड वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन की बात करें, है ना, तो ये दो चीजें हैं, ये आपके वोकैबुलरी पे काम करने को आपको कहते हैं। एंड लास्टली आपका एरर डिटेक्शन या एरर करेक्शन वाला पार्ट जो है, और आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला पार्ट जो है। इस तरह से आपका जो पेपर है वो बेसिकली इंग्लिश को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इन 3 पार्ट्स में डिवीजन के बाद सबसे पहला हिस्सा हमारा आता है ये, जिसमें आपको फोकस करना होगा अपनी रीडिंग स्किल के ऊपर, अपनी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी के ऊपर, ठीक है, रीडिंग स्किल के ऊपर और अपनी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी के ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि कोई हिंदी मीडियम का हो या फिर कोई इंग्लिश मीडियम का हो तो उसके लिए आसान होगा या किसी के लिए डिफिकल्ट होगा। इट्स जस्ट दैट कि कोई नई लैंग्वेज है, और लैंग्वेज को सीखने के लिए जैसा भी हमने कहा आपसे समय लगता है ना। अगर आज मुझे इंग्लिश आती है और आज मुझे हिंदी आती है, अगर कोई मुझसे बोले जर्मन भाषा आकर या फिर कोई बोले फ्रेंच, तो क्या हमें वो समझ में आएगी? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मुझे उस लैंग्वेज के वर्ड्स के बारे में नहीं पता है ना। और अगर उस लैंग्वेज के वर्ड्स के बारे में नहीं पता है, दैट मीन्स आप वोकैबुलरी में वोकैब में लैक कर रहे हो। और इसी की वजह से हमारा जो वोकैबुलरी का पार्ट है, जो वर्ड फॉर्मेशन का पार्ट है, वो भी लैक करता है। और जब शब्द ही नहीं समझ में आ रहे तो सोचो क्या आपको बड़े बड़े कॉन्टेक्स्ट समझ में आएंगे? बिल्कुल भी नहीं, है ना। अब सपोज करो आपको वर्ड्स तो पता चल गए, आपको पता है इज एक वर्ड होता है, अ एक वर्ड होता है, ब्यूटीफुल एक वर्ड होता है, गर्ल एक वर्ड होता है, तो क्या इसको कहीं पर भी कैसे भी लगा दे? क्या हम ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं गर्ल ब्यूटीफुल इज अ? नहीं बना सकते ना। क्यों? क्योंकि आपके पास सेंटेंस फॉर्मेशन की भी एक कॉम्पोजिशन होती है। तो ये 3 चीजें हैं, 3 अलग अलग चीजें हैं जो सिर्फ इंग्लिश नहीं बल्कि किसी भी भाषा में अगर आप पढ़ने जाएंगे तो आपको इन 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक, आपको उसके वर्ड्स को जानना जरूरी है। मैं फ्रेंच या जर्मन कोई भी लैंग्वेज सीखने जाऊंगी तो मुझको पता होना चाहिए उसमें शब्द क्या यूज होते हैं। जो हम हिंदी में कुछ बोल रहे हैं वो इंग्लिश में क्या कहलाएगा, और इंग्लिश बोल रहे हैं तो स्पेनिश में या जर्मन में या फ्रेंच में, जो भी आप लैंग्वेज सीख रहे हो, वो क्या कहलाएगा। वर्ड्स पता चल गए तो आपको उन वर्ड्स को प्लेस करना आना चाहिए, सेंटेंस फॉर्मेशन आनी चाहिए, ताकि आप किसी भी भाषा में सेंटेंस को फॉर्म करना सीख सको, ताकि वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो पाए। उसी के साथ साथ जब आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आएगा तभी आप सीख पाएंगे कि अगर आपके पास वो छोटे छोटे सेंटेंसेस को कनेक्ट करके एक बड़ा पैराग्राफ दिया गया है तो क्या आप उस पैराग्राफ को पढ़कर समझ पा रहे हो। और वो सिर्फ तब हो पाएगा जब आप छोटे छोटे सेंटेंसेस को क्वालिफाई कर पाए। तो किसी भी भाषा इंक्लूडिंग इंग्लिश, अभी हम बेसिकली इंग्लिश की बात करें तो सबसे जरूरी है हमारा क्या, वोकैबुलरी का पोर्शन, राइट। तो वर्ड्स जानने में तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, ऑलमोस्ट हमारे पास 10 लाख से ज्यादा वर्ड्स हैं।
तो 10 लाख से ज्यादा वर्ड्स ना कर पाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट जितने प्रीवियस ईयर के वर्ड्स हैं, है ना, प्रीवियस ईयर में आस्क जो वर्ड्स हैं, जो वोकैब है, एटलीस्ट उसको पढ़ लीजिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल। ठीक है, दूसरा स्टेप जो हमने आपसे बोला सेंटेंस फॉर्मेशन का, अगर वो नहीं आया तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारी गलतियां होंगी, और एग्जाम में अगर उसके वेटेज की बात करें तो उसका वेटेज होता है 5 से 7 नंबर का प्री में अकेले, है ना। तो जिसके चलते आपको ग्रामर, जिसे हम व्याकरण कहते हैं, देखो हिंदी में भी व्याकरण है, हिंदी में भी ग्रामर है ना, तो उस कॉम्पोजिशन को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ग्रामर से रिलेटेड जो रूल्स हैं सेंटेंस को सही फॉर्मेशन देने के लिए, वो आपको पढ़नी पड़ेगी। और तीसरी चीज, हम बहुत सारी रीडिंग करेंगे, प्लस हम बहुत सारी रीडिंग के साथ उसे समझने की भरपूर कोशिश करेंगे ताकि हमें जो भी कॉन्टेक्स्ट दिया गया है उसे हम समझ पाए। लेकिन इस स्टेज तक पहुंचने के लिए हमें इन 2 स्टेजेस को क्रॉस करना पड़ेगा। किसी भी लैंग्वेज को शुरू करने से पहले उसके फॉर्मेशन पे जरूर ध्यान दें। तो ग्रामर इंग्लिश की बात करें, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, टेंसेस, आर्टिकल्स, ये सब चीज का यूसेज और फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, तब जाकर आपको लगेगा कि हाँ मुझे सेंटेंस फॉर्म आ रहा है। तो अगर कोई सोचता है कि इंग्लिश एक इतनी बड़ी चीज़ है जो मैं इसको क्वालिफाई नहीं कर सकता, या एग्ज़ाम में मेरे लिए बहुत बड़ा एक ऑब्स्टिकल है, एक हर्डल है, एक रुकावट है मेरे सिलेक्शन में, तो अब आपकी ये रुकावट बिल्कुल दूर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे फाउंडेशन बैचेस तो आपको पता है शुरू हो चुके हैं, शाम को 6 बजे हम ले रहे हैं, और उसी के साथ ये सभी चीज़ें उसमें कंसिडर करी जा रही हैं। हम ग्रामर भी आपको पढ़ा रहे हैं, डिफरेंट 8 बजे वाले सेशन में हम मेंस में भी आपको प्रिपेयर करा रहे हैं। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उसे लैंग्वेज की तरह ट्रीट, आपको भी कोई नई भाषा दी जाएगी, थोड़ा समय लगेगा, है ना। तो लैंग्वेज सीखने में समय लगता है, इसे एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट मत करो कि आपको आज कोई ट्रिक बताई, कल कोई इक्वेशन बताया, ये ट्रिक सीखी तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये इक्वेशन सीखा तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज हर सेंटेंस के साथ बदलती चली, ठीक है। इसलिए इंग्लिश को एक लैंग्वेज के साथ पढ़िए, और इसीलिए इसको थोड़ा ज़्यादा समय देंगे हम। ज़्यादा समय देने से हमें कॉम्पोजिशन समझ में आएगा और रीडिंग हमारी अच्छी होती चली। अब रीडिंग अच्छी होने के कारण आपकी बहुत सारी चीज़ों में इंप्रूवमेंट आएगी। रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी अच्छी हो गई तो आप आरसी के क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर पाओगे, आप पैरा जंबल के क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर पाओगे, आप क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर पाओगे। ये तो रही इंग्लिश की बात। सिर्फ यही नहीं खत्म होता, अगर आप न्यूज़पेपर से रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग स्किल इंप्रूव करते हो अपनी, तो आप समझो कि आपका करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर हो रहा है ना। तो करंट अफेयर्स के साथ साथ आप रीड कर पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, तो कैसलेट डीआई में इतनी सारी इंफॉर्मेशन होती है ना। तो क्वांट्स में भी ये आपको हेल्प करेगा। प्लस रीजनिंग के सेक्शन में आपकी जो लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट आता है, पजल वाला पार्ट आता है, उसमें भी कितनी सारी इंफॉर्मेशन दी रहती है ना। और उससे आपको पढ़कर समझकर ही आंसर करना होता है कि नहीं। सो एक चीज को इम्प्रोवाइज करने से आपके हर एक सब्जेक्ट में आपको हेल्प मिले, और इसीलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि लैंग्वेज पढ़नी है तो सीक्वेंस वाइज पढ़िए। आप सबसे पहले उसके ग्रामर को कवर करने की कोशिश करिए, उसके व्याकरण को, सेंटेंस फॉर्मेशन को कवर करने की कोशिश करिए, और जब आप धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे न्यूज़पेपर की रीडिंग की तरफ, तब आपको ये सारा कॉम्पोजिशन। बात करें हम एग्जाम ओरिएंटेड ग्रामर की, तो जब कभी भी आप कोई एक चैप्टर पढ़ो तो ये हमेशा ध्यान रखना कि एक चैप्टर से रिलेटेड कम से कम 70 to 80 क्वेश्चंस आप सॉल्व करें। ये 70 से 80 क्वेश्चंस कहीं बाहर से या कुछ बुक खरीद के या पैसा लगाकर लेने की जरूरत नहीं है। ये 70 to 80 क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे किस कॉन्टेक्स्ट में? आप गूगल पे जाइए, टाइप करिए एरर डिटेक्शन ऑन नाउन बैंक पीओ। बैंक पीओ जरूर लगा देना, इसी से आपको पता चलेगा कि ये बैंक पीओ से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपके पास बहुत सारे लिंक्स ओपन होंगे, एक एक लिंक में 10-10, 12-12 क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाएंगे। आप मैक्सिमम 7 से 8 लिंक ओपन करो, आपको अराउंड 80-90 क्वेश्चन जैसा हमने कहा वो मिल जाएंगे, और आप वहां से सॉल्व करके। क्यों करने को कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि आपको जो आप पढ़ रहे हो
नाउन के चैप्टर में, प्रोनाउन के चैप्टर में, एडजेक्टिव के चैप्टर में आपको उसका यूसेज भी आना चाहिए, आपको उसका एप्लीकेशन भी आना चाहिए कि अगर ये रूल आया तो ये गलती कैसे बताएगा, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो कोई पैसा इन्वेस्टमेंट वाली चीज नहीं है, आपको गूगल पे जाके ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। नाउन पढ़ा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए, एडजेक्टिव पढ़ा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए। इसी तरह से हर चैप्टर के बाद आपको 70 to 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। सबसे पहले ग्रामर को पूरा कवर कर लीजिएगा, उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हमारे हैं, जहां हम इनकी बात कर रहे थे, इनको कवर करेंगे। और मैं बता दूं, फिलर, वोकैबुलरी, क्लोज टेस्ट, ये सब ऐसी एक्सरसाइजेज है जो आपको और भी ज्यादा अच्छी लगेंगी अगर आपको ग्रामर साथ में पता चल जाए। क्योंकि दो चीज़ों के बीच में अगर ब्लैंक लगा है तो उस ब्लैंक में क्या लगना चाहिए, दो चीज़ों के जैसे आर्टिकल है और नाउन है तो बीच में एडजेक्टिव आएगा, दोनों तरफ प्रेपोजिशन है तो नाउन आएगा, एक तरफ एडवर्ब है बीच में ब्लैंक है, उधर नाउन है तो बीच में एडजेक्टिव आएगा। ये सब कॉम्पोजिशन को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देंगे आपके स्टेटमेंट। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम एंड करते हैं इस स्ट्रैटेजी वीडियो को। एंड आई होप इसके बाद किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज हमेशा हर किसी के लिए समय लेती है जब आप उसको नया सीखते हो तो। ठीक है, तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हमेशा आपके साथ हैं, आपको मदद करने के लिए, आपकी नॉलेज को इम्प्रोवाइज करने के लिए और आपके लर्न किए गए हुई चीजों को ब्रश अप करने के लिए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ बैंकिंग वाला पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।